हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 15 नवंबर 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा आपको ये पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप पर भी मिल जाएगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी और इस दीपावली के पावन पर्व पर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार ऑफर। आप खुद को एक गिफ्ट की दीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते हुए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारे कोर्सेज, सभी कोर्सेज 50% ऑफ में मिल रहे हैं और ये केवल 17 नवंबर तक के लिए ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। तो आज ही बुक कर लीजिए। जैसे एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स चाहिए तो केवल 6499 का मिल जाएगा, जो 12,000 में आपको मिल रहा था। वैसे तो ये कोर्स 20,000 का लेकिन 12,000 में मिल रहा था, लेकिन अब इसको केवल 6,000 रुपये में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी प्रकार से एमपीपीएससी प्री का कोर्स 1749 में, एसआई का कोर्स 1499, कांस्टेबल का कोर्स 996, एमपीएसआई इंग्लिश का कोर्स 499 और सारी टेस्ट सीरीज भी 50% में मिल रही हैं। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि बिना विनम्र बने आप किसी से कुछ भी नहीं सीख सकते। देखिए, दुनिया में साइंस का एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल थॉट है। थॉट क्या है, लॉ क्या है कि जिस तरफ से ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में कोई वस्तु होगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, कम की तरफ जाती है। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो टंकियों को हम आपस में जोड़ दें और एक में ज़्यादा पानी और एक में कम पानी हो तो वो जुड़ी हुई टंकियों से कम पानी वाली में से ज़्यादा पानी वाली में पानी चला जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। जिन भी दो वस्तुओं को जोड़ेंगे, जहाँ ज़्यादा होगा वहीं से कम की तरफ चीज़ें जाती हैं। विनम्र बनने का मतलब ये है कि जिनसे आप सीखना चाहते हैं, जिनसे आप कुछ जानना चाहते हैं, उनको ये मान के चलिए कि उन्हें कम से कम आपसे ज़्यादा आता है। और जब आप किसी के बारे में ये मानेंगे कि उन्हें ज़्यादा आता है तो आप विनम्र बनेंगे। आप जब विनम्र बनेंगे तभी सीख पाएंगे। तो याद रखिएगा, हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे तो कुछ नहीं आता, उससे मैं क्या सीख पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार सिखाने वाला जानते हुए भी, सिखा सकते हुए भी, सक्षम होते हुए भी, आपसे ज़्यादा जानते हुए भी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आपने तो ये मान लिया है कि आपको उससे ज़्यादा आता है या उसे नहीं आता है। तो आपने अपने दिमाग का ढक्कन बंद कर दिया है। तो जो भी सीखना चाहता है वो विनम्र बने, और विनम्रता बहुत कुछ सिखा सकती है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा प्रश्न, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है जिसका जलावतरण मुंबई की मझगांव गोदी से किया गया है? तो इसका नाम वागीर है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो ये 12 नवंबर को। चौथा प्रश्न है कि किस देश के आम चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये म्यांमार की है। पांचवा प्रश्न, क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमाद अल खलीफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बहरीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सातवां प्रश्न कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वालों को रोजगार दिलाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सातवां प्रश्न, कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो ये काश पटेल बनाए गए हैं। आठवां प्रश्न है कि भारत और रूस की किस मिसाइल को दूसरे देशों को निर्यात करने की योजना है? तो इसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। नवां प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। और 10वां प्रश्न है कि किस देश की चैन मैंग ने आईटीटीएफ महिला विश्व कप खिताब जीता है? टेबल टेनिस का खिताब है और ये जीता है चाइना की चैन मैंग ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है? तो लोंगेवाला पोस्ट जो स्थित है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के मौके पर हर साल पिछले 7 सालों से लगातार जवानों के बीच में अपनी दिवाली मनाते आ रहे हैं और एक बार फिर से वो जवानों के बीच पहुंचे और भारत पाक सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला पहुंचे। 1971 के जो युद्ध हुआ था उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट पर 120 भारतीय सैनिक थे और करीब सामने 2000 सैनिक थे। राइट, तो इन सैनिकों ने पाकिस्तान की कई टैंक टुकड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया था और इसे दुनिया के सबसे भयानक टैंक युद्धों में से एक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना। बॉर्डर फिल्म देखी होगी, वो इसी पोस्ट के ऊपर है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि डीआरडीओ द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो उस जगह का नाम है चांदीपुर एकीकृत प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। और ये प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक
रिएक्शन मिसाइल प्रणाली, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये प्रणाली पूरी तरह से स्वदेश में विकसित है, यानी भारत में इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। और ये परीक्षण ओडिशा के पास चांदीपुर एकीकृत प्रक्षेपण केंद्र से किया गया और इस परीक्षण के दौरान हवा से अपने लक्ष्य पर एक मानव रहित विमान पर इसने सटीक निशाना लगाया। बात करेंगे डीआरडीओ की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, जिनके कार्यकाल को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। बात करें पिछले करंट अफेयर के और दूसरे सफल परीक्षणों की, तो डीआरडीओ ने ही रुस्तम 2 नाम के एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसका सफल परीक्षण किया। सुपरसोनिक मिसाइल स्टेट असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट, इसका सफल परीक्षण किया। इसके अलावा परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण परीक्षण किया। ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और अहमदाबाद में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और ये सब डीआरडीओ ने किया है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, भारत ने जिबूती व अन्य अफ्रीकी देशों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोत भेजा है, और इस पोत का नाम है INS ऐरावत, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी दुनिया भर में चल रही है और उसी के बीच में निपटने के लिए जो भारत के मित्र देश हैं उनकी सहायता के लिए जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता भेजी है। सभी देशों को भेजी और भी देशों को कुल 270 मीट्रिक टन से ज़्यादा सहायता भेजी गई, उसमें से जिबूती को 50 मीट्रिक टन मिले हैं, राइट। तो भारत ने सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, एरिट्रिया, ये सब अफ्रीकी कंट्रीज हैं, इनको 270 मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की घोषणा की है और इसी के लिए भारत का INS ऐरावत खाद्यान्न लेकर अफ्रीका पहुंचा है। ये कदम भारत ने सागर 2, ये हमारा एक अभियान है और इस क्षेत्र में, यानी कि समुद्र के आसपास जो हमारे देश जुड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है, तो इसके तहत ये कदम भारत ने उठाया है। बात जिबूती की करेंगे तो जिबूती की राजधानी भी जिबूती है। राष्ट्रपति यहाँ के इस्माइल उमर गुइले हैं और मुद्रा यहाँ की फ्रैंक है। चलिए मैप में मैं आपको अब जिबूती लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जिबूती जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में जाएंगे, ये अरब देश आपको दिखाई दे रहा है। अरब देश में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में यही जिबूती है, राइट। ये देख पा रहे हैं आप, ये जिबूती है। जिबूती की राजधानी भी जिबूती है। आसपास कौन कौन से देश हैं तो इस तरफ देखेंगे तो आप, ये एरिट्रिया दिख रहा है, तो एरिट्रिया भी हमने खाद्यान्न पहुंचाया है। इसके अलावा देख रहे हैं आप इथोपिया, राइट, तो ये जिबूती यहाँ पर है। इसके अलावा ये दक्षिणी सूडान आपको दिख रहा है, सूडान आपको दिख रहा है, तो इन देशों के लिए भी हमने क्या पहुंचाया, खाद्यान्न पहुंचाया। आसपास जिबूती के क्या देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ अडन, अडन की खाड़ी। अडन क्या है एक्चुअल में, ये यमन एक देश है, यमन जिसकी राजधानी साना है, उसका यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो अदन जो है ये एक शहर है, राइट, ये अदन शहर है, तो इस शहर के नाम पर गल्फ ऑफ अदन इसको कहा जाता है, राइट। और इस तरफ देखेंगे तो गल्फ ऑफ अदन कहाँ जाके मिलता है, रेड सी, लाल सागर में जाके ये मिल जाता है, यहाँ पर से जिबूती और यमन के बीच से होता हुआ। ये आपको याद रखना, इधर सोमालिया स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि 15वां पूर्वी एशिया सम्मेलन किस देश के प्रधानमंत्री ग्युएन जुआंग फुक इनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और ये हुआ वियतनाम के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की, जिनका नाम है ग्युएन जुआंग फुक, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री जी के साथ में जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी भी सह अध्यक्षता की थी। ऑनलाइन आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया के सभी 18 देशों ने हिस्सा लिया और सम्मेलन में हनोई घोषणा, हनोई क्या है, वियतनाम की राजधानी है, तो हनोई घोषणा स्वीकार की गई और इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर व्यापक सहयोग के लिए कहा गया है कि आपूर्ति श्रृंखला में एक दूसरे देश एक दूसरे की सहयोग करेंगे ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 14 नवंबर को देश के अंदर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 को हुआ था और 2020 में उनकी 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किन देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की बैठक 8वीं बैठक में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है और यह ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी।
यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ब्रिक्स देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की बैठक हुई। भारत के जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इसकी 8वीं बैठक में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। और इसके सदस्य देश कौन है? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। तो इस घोषणा पत्र में यही बात कही गई है। बैठक का आयोजन वर्चुअली हुआ था। बात ब्रिक्स करें तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो इसमें बाद में जुड़ा था, सबसे बाद में 2010 में। उससे पहले केवल ये ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक उसके बाद में ये जब दक्षिण अफ्रीका बन गया तो जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया ये। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की WHO द्वारा किस देश में पारंपरिक औषधि के वैश्विक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो WHO इसकी स्थापना जो करेगा वो भारत में करेगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र इसको स्थापित करने की घोषणा की है। और इस केंद्र की स्थापना पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति होती है, जैसे भारत के अंदर बात करें तो भारत में आयुर्वेद है, तो इसी प्रकार की जो दुनिया भर की चिकित्सा पद्धतियां हैं इनको विकसित करने के लिए WHO के 2014 से लेकर 2023 तक जो अभियान चलाया जा रहा है उसके हिस्से के रूप में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत में। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP को बदलकर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने इसमें चेंज किया है और इसको अब बदलकर -8.9% कर दिया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रेटिंग एजेंसी है मूडीज और इसने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की GDP को -8.9% रहने का अनुमान जताया है। और इससे पहले यह अनुमान लगाया है कि नेगेटिव में, यानी कि नकारात्मक 9.6% अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा मूडीज द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की GDP वृद्धि 8.1% के पहले के अनुमान की तुलना में बढ़ा दिया है, यानी 2021 में मूडीज का कहना है कि ये बढ़कर 8.6% हो जाएगी। बात दूसरी और जो रेटिंग एजेंसीज है उनके द्वारा जो अनुमान लगाया है उनकी करें तो विश्व बैंक ने जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की दर है उसमें 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है इस वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा फिच ने 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है, क्रिसिल ने 9% और इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। बात 9वें प्रश्न की करेंगे कि किस देश के सादात रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये जो सादात रहमान है ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बांग्लादेश के एक किशोर हैं, नाम क्या है? सादात रहमान, और इनको साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए, यानी बालकों के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उसके लिए एक एप्लीकेशन इन्होंने बनाया था। तो उसको रोकने के लिए की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार उनको दिया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने सादात रहमान को ये पुरस्कार नीदरलैंड में प्रदान किया। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स नाइट्स द्वारा ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। और इन्होंने क्या किया था, साइबर अपराध से पीड़ित जो किशोर होते हैं उनकी मदद के लिए एक साइबर अपराध निरोधी ऐप, नाम है साइबर टीम्स, ये बनाया है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है कर्नाटक में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूरू में अशोकपुरम स्थित जो अरण्य है, अरण्य भवन, वहां पर स्थापित किया गया है। और वहां का जो क्षेत्रीय वन विभाग है उसके द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को और ज़्यादा शिक्षित किया जा सके, इसी के लिए संग्रहालय को स्थापित किया गया है। ये सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीक सहायता, पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण के उपाय, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। बात करेंगे कर्नाटक की, तो मैप में देख लीजिए, ये कर्नाटक यहाँ पर स्थित है, राजधानी इसकी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। लोकसभा की यहाँ पर 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा की 225 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पर 75 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क यहाँ पर है, आंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नगरहोड नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में अल्लामट्टी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है और कृष्णा राजा सागर बांध यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 11वें प्रश्न की कि किस राज्य में प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है? और इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं
मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने गुड़गांव में, जो कि हरियाणा का एक शहर है, वहां पर बढ़ते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट यानी कि वायु, इसको गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित किया गया, यानी जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक की रीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वहां पर वायु को स्थापित किया गया है। इन एयर प्यूरिफायर को CSIR NEERI, ये CSIR नीरी कहा जाता है इसको, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। बात करेंगे अब हम हरियाणा की, तो मैप में देख लीजिए, ये हरियाणा यहाँ पर स्थित है, राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ पर, कलेश्वर नेशनल पार्क है। बात 12वें प्रश्न की करेंगे कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो धनतेरस को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो धन्वंतरी जयंती, याद रखिएगा धनतेरस का धन से जो मनी होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये मनाया जाता है जो आयुर्वेद के अधिष्ठाता यानी आयुर्वेद को जिन्होंने दुनिया को दिया, ऐसे देवता धन्वंतरी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। हालांकि बाजार ने उसको धनतेरस बना दिया, यानी पैसे की तेरस बना दिया कि आओ और सामान खरीदो। ये एक्चुअल में आरोग्य, आयुर्वेद, खुद को स्वस्थ रखने के ऊपर इस पर काम किया जाना चाहिए था। तो इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर इस बार जो है 13 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी और इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस जो है कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर केंद्रित है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है और इसको तो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जा चुका है। जयपुर वाले को किया जाना बाकी है, ये आपको याद रखने। और इसी कार्यक्रम में जो WHO है उसने घोषणा की थी कि वो भारत में जो पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है उसको स्थापित करेगा। बात करेंगे 13वें प्रश्न की कि किस अभिनेता की आत्मकथा आई एम नो मसीहा जल्द ही रिलीज की जाएगी, और ये जो है सोनू सूद की आत्मकथा है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता हैं और समाजसेवी सोनू सूद, इन्हें आई एम नो मसीहा शीर्षक की अपनी आत्मकथा जल्द जारी किए जाने की घोषणा की है। संभवतः दिसंबर में ये आत्मकथा रिलीज हो जाएगी और इस पुस्तक का सह लेखन किया है मीना अय्यर ने। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है। बात करेंगे 14वें प्रश्न की कि 12 नवंबर को किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, और इनका नाम है आसिफ बसरा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो 12 नवंबर को बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा, इनका निधन हो गया और इन्होंने हाल ही में थ्रिलर सीरीज आई थी पाताल लोक, इसमें भूमिका निभाई थी और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा कई और बॉलीवुड मूवीज़ में ये काम कर चुके हैं, जैसे 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात रॉयट्स, पार्जियाना और काईपोचे, इस प्रकार की फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है। बात 15वें प्रश्न की करेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए किस देश पहुंची है, तो ये पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। और कोविड-19 के बाद में ये पहला दौरा भारतीय टीम का है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारतीय क्रिकेट टीम जो काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था द्विपक्षीय श्रृंखला, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है और 2 महीने का यह दौरा है और ऑस्ट्रेलिया से 3 T20, 3 एक दिवसीय और 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज इसमें खेली जानी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य है न्यू साउथ वेल्स, उसकी सरकार ने भारतीय टीम को 2 सप्ताह का क्वारंटाइन के दौरान अभ्यास करने की अनुमति दे दी है, यानी कि क्वारंटाइन के समय वो अभ्यास कर सकते हैं और सीधे जहां IPL चल रहा था UAE, वहां से ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। बात करेंगे अब कल के सवाल की। पिछले करंट अफेयर के मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 3 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में मलाबार अभ्यास में भारत के साथ कौन कौन से देशों ने भाग लिया, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनने भाग लिया, यानी उपरोक्त सभी, और इन देशों को मिलाकर क्वाड देश कहा जाता है। बात करेंगे अब हम आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है, तो कमेंट करके बताइएगा कि किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है, और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।